हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आय चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने आपके लिए 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। उनके अंदर भी कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं। लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको आय का चक्रीय प्रवाह समझाया था, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज वाले क्लास के अंदर भी मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ, जिसका नाम है देश की घरेलू सीमा या फिर आर्थिक सीमा क्या होती है। देश की राष्ट्रीय आय निकालने के लिए घरेलू सीमा या फिर आर्थिक सीमा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस चीज को हम आज समझने वाले कि घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं कि घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, अगर हम कोई इंसान इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा तो अगर हम उससे पूछते हैं कि आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा इंडिया मैप के अंदर दिखाई देता है वही हमारे देश की घरेलू सीमाएं या फिर आर्थिक सीमाएं। ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ये पूरा हमारा इंडिया है जो मैप के अंदर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि हमारा देश 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है, तो समुद्र के अंदर भी 22 किलोमीटर तक जब हम जाते हैं तो वो भी हमारे देश की घरेलू सीमा मानी जाती है। जैसे हम 12 न्यूटिकल माइल्स बोल सकते हैं कि 12 न्यूटिकल माइल्स का जो एरिया है वो इंडिया का है। तो इंडिया के अंदर जो इंडिया मैप के अंदर दिखाई देता है, इसके अलावा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अगर हम उस एरिया को भी देखते हैं तो ये भी भारत की घरेलू सीमा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे भारत सरकार का कानून चलता है, तो इसी को हम बोलते हैं हमारे देश की घरेलू सीमा। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो घरेलू सीमा का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। कुछ चीजें जो हमारे देश के अंदर होती है फिर भी वो हमारे देश की घरेलू सीमा नहीं मानी जाती, और कुछ चीजें जो हमारे देश के बाहर है लेकिन फिर भी वो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर आती है। बस इसी चीज को आज हमें इस टॉपिक के अंदर समझना है। सबसे पहले देश की घरेलू सीमा और आर्थिक सीमा का अर्थ क्या होता है। देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा से अभिप्राय राजनीतिक सीमा से होता है वैसे तो, जहां वस्तु, सेवाएं, मुद्रा और लोगों का स्वतंत्र प्रवाह होता है। देखो, ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कहीं से भी कोई सामान खरीद सकता है, कोई भी वस्तु और सेवाएं आसानी से आवागमन कर सकती है। तो ये हमारे देश की घरेलू सीमा है, अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के लिए घरेलू सीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। मैंने अभी आपको समझाया, घरेलू सीमा को जब तक नहीं समझेंगे राष्ट्रीय और घरेलू आय की अवधारणा सही से समझ में नहीं आएगी। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के लिए घरेलू सीमा का अर्थ विस्तृत है। अभी मैंने आपको बताया कि वैसे तो हम घरेलू सीमा का मतलब जानते हैं क्या होता है, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करते टाइम घरेलू सीमा का अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो अब क्या चेंज हो जाता है वो हम समझने वाले हैं। राजनीतिक सीमाओं के अतिरिक्त जो मैंने अभी आपको बताया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर हमारा गुजरात तक और 12 न्यूटिकल माइल्स तक का जो पानी का एरिया है ये सब भारत है। लेकिन इसके अलावा भी भारत की घरेलू सीमा में राष्ट्रीय आय के पर्पस से कुछ चीजों को शामिल किया जाता है जो देखने में तो हमारे देश में नहीं होती है लेकिन फिर भी हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर मानी जाती है। क्या? सबसे पहला, 2 या अधिकांश देशों के बीच सामान्य निवासियों द्वारा स्वामित्व वाले संचालित जहाज और वायुयान। हमारे देश की कोई भी कंपनी जो एयरलाइंस कंपनी हो, जो हवाई जहाज उड़ाने का काम करती है, जिसके हवाई जहाज उड़ते हैं, या कोई भी पानी का जहाज जो एक देश से दूसरे देश में जाता है, इंडिया का कोई भी हवाई जहाज जो इंडिया की कंपनी का और इंडिया वाले ही उसको क्या करते हैं, चला रहे हैं, इंडिया का कोई व्यक्ति उसको चला रहा है, उस कंपनी को चला रहा है। अगर इंडिया का हवाई जहाज अमेरिका में लैंड हो रखा है, अमेरिका में है, तो फिर वो देखने में तो अमेरिका में है लेकिन फिर वो भारत की घरेलू सीमा में आएगा। इंडियन एयरलाइंस अगर इंडिया से उड़कर जापान में चला गया, फिर वहां से रशिया चला गया और रशिया में जाकर लैंड हो गया है, भले ही वो देखने में रशिया में है लेकिन वो कहां की घरेलू सीमा में है? भारत की घरेलू सीमा में है। तो पहली बात में हमें क्या समझ में आया? भारत का कोई भी पानी वाला जहाज, भारत का कोई भी हवाई जहाज दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वहां पर चला जाए, ठीक है, लेकिन वो कहीं पर भी हो लेकिन वो फिर भी हमारे देश की घरेलू सीमा में आएगा। इंडिया का एक पानी वाला जहाज हमारे इंडिया से निकलकर और अमेरिका के वहां चला गया, अमेरिका की समुद्री सीमा के अंदर चला गया, अगर उसे इजाजत मिल गई तो देखने में क्या है, वो अमेरिका की समुद्री सीमा के अंतर्गत है लेकिन फिर भी वो भारत की घरेलू सीमा का ही पार्ट माना जाएगा उस जहाज के लिए। तो पहले नंबर की बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी हवाई जहाज और पानी वाला जहाज दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए
फिर भी वो भारत की ही घरेलू सीमा में माना जाता है। मछली पकड़ने वाली जो नौकाएं होती है, तेल निकलने वाली जो प्राकृतिक गैस निकालने वाली जो जहाज वगैरह होते हैं, यान होते हैं, और तैरने वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पर जो समुद्र के अंदर जो तैरने वाले प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर हवाई जहाज वगैरह लैंड हो सकता है, वो अगर हमारे इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, इंडिया के किसी व्यक्ति के द्वारा उसका स्वामित्व इंडिया के किसी व्यक्ति के हाथ में, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो इंडिया की ही घरेलू सीमा में आएगा। जैसे इंडिया की मछली पकड़ने वाला मान के चलो कोई जहाज है, मछुआरों की एक टीम है, वो इंडिया से निकलती है और इंडिया से निकलकर वो जापान के घरेलू सीमा में यानी समुद्र तट की तरफ चली जाती है। और हो सकता है कि उनको परमिशन मिले कि भाई आप यहां से मछली पकड़ सकते हो, तो देखने में वो जापान की घरेलू सीमा में पहुंच गई, लेकिन फिर भी वो हम किसकी मानी जाएगी, हमारे भारत के घरेलू सीमा के अंदर मानी जाएगी। तो ये दो बातें लगभग एक जैसी है। अगर कोई भी जहाज या वायुयान हमारे देश का कहीं भी चला गया, लेकिन फिर भी वो भारत की घरेलू सीमा के अंदर आएगा। मछली पकड़ने वाली नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस निकालने वाले जो यान होते हैं और तैरने वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो हमारे देश के लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए फिर भी वो भारत की घरेलू सीमा में ही माने जाते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे है विदेशों में स्थित देश के दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान। उदाहरण के लिए भारत का दूतावास जो रूस में स्थित है। देखो, दूतावास का मतलब एम्बेसीज, जिसे आप लोग जानते होंगे, हर देश के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हम एक देश दूसरे देशों के साथ जो डीलिंग्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें आसानी हो जाती है। इंडिया के एम्बेसीज भी दुनिया के हर देश में, इंडिया के एम्बेसीज अमेरिका में भी है, इंडिया के एम्बेसीज चाइना में भी है। ठीक है, मान लो इंडिया की कोई एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है, तो उसकी बिल्डिंग भी कहाँ होगी, अमेरिका के अंदर होगी। ठीक है, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऑफिसर्स तो इंडिया के होंगे, कुछ अमेरिका के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भले वो अमेरिका में, लेकिन वो किसकी घरेलू सीमा में आएगा, इंडिया की घरेलू सीमा के अंदर आएगा। तो भारत का कोई भी दूतावास जो दुनिया के किसी भी देश में स्थित है वो भारत की ही घरेलू सीमा में आता है। इसके अलावा सैनिक प्रतिष्ठान का मतलब ये जो मिलिट्री बेस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इंडिया की मिलिट्री और रशिया की मिलिट्री कई बार मिलकर प्रैक्टिस करती है, जंग के लिए या वॉर के लिए तैयारी करती है, या फिर मिलकर कोई भी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ये लोग, आर्मी वाले। तो इंडिया के कुछ आर्मी के लोग रशिया जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए रशियन आर्मी के साथ। ठीक है, वहां पर इंडिया के लोग कैंप वगैरह बना लेते हैं, इंडिया के आर्मी वाले बड़े बड़े कैंप बना लेते हैं। तो वो कैंप भले ही रशिया में बनाया गया, लेकिन वो किसकी घरेलू सीमा में आएगा, इंडिया की घरेलू सीमा में आएगा। ठीक है, आप इसी चीज को अपोजिट भी ले सकते हो कि दुनिया के किसी भी देश का हवाई जहाज अगर इंडिया के अंदर उड़ के आ गया तो वो भारत के अंदर दिख रहा है, लेकिन वो भारत की घरेलू सीमा का पार्ट नहीं है, वो किसी दूसरे देश की घरेलू सीमा में आ गया। मछली पकड़ने वाली नौकाएं हमारी चली जाती हैं किसी भी देश में, तो वो हमारे देश की घरेलू सीमा में, भले वो दूसरे देश में दिखती हैं, लेकिन उसी तरीके से दूसरे देश का भी अगर हमारे देश में आ गया तो हमारे देश की घरेलू सीमा का पार्ट नहीं होता। अगर हमारे दूतावास दुनिया के दूसरे देशों में चले जाते हैं तो भले ही वो दूसरे देशों के अंदर स्थित है, जैसे इंडिया की एम्बेसी अगर चाइना के अंदर है तो दिखने में तो वो चाइना में है, लेकिन वो भारत की घरेलू सीमा में आएगी। इसी तरीके से चाइना की एम्बेसी भी तो इंडिया के अंदर है, तो वो दिखने में इंडिया में है, लेकिन वो किसकी घरेलू सीमा में आएगी, चाइना की घरेलू सीमा में आएगी। घरेलू सीमा में निम्न को शामिल नहीं किया जाता। देखो, विदेशों के दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान को अगर वो विदेश का हमारे देश में है तो उसको हमारे देश की घरेलू सीमा में इंक्लूड नहीं किया जाता। देश की भौगोलिक सीमा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, देखो यूएनओ, डब्ल्यूएचओ ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये दुनिया के हर देश के अंदर लगभग काम करते हैं, हर देश में इनकी ब्रांचेज होती है। तो इनकी ब्रांच किसी भी देश के अंदर हो वो उस देश की घरेलू सीमा का पार्ट नहीं माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का याद रख लेना, ये दुनिया की किसी भी देश की घरेलू सीमा का पार्ट नहीं होते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि घरेलू सीमा क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल जो हम समझते हैं कि भाई ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर अपना गुजरात तक और 12 न्यूटिकल वाटर, ये हमारे देश की घरेलू सीमा है। सच में यही हमारे देश की घरेलू सीमा है, लेकिन इसके अतिरिक्त थोड़ा सा चेंज हो जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर कुछ चीजें जो देश के
अंदर नहीं होती है फिर भी हमारे देश की घरेलू सीमा में आती है। मैंने बता दिया कुछ चीजें जो देश के अंदर मौजूद है, जैसे चाइना की एम्बेसीज इंडिया में मौजूद है लेकिन फिर वो इंडिया की घरेलू सीमा का पार्ट नहीं है। बस ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। परीक्षण के आधार पर मैंने कुछ चीजें यहां पे लिख दी है। लंदन में एक भारतीय कंपनी, इंडिया की कोई कंपनी लंदन में है तो वो घरेलू सीमा में नहीं है। देखो आपको याद रख लेना है घरेलू सीमा में बस ये चीजें आती हैं जो विदेशों में है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो विदेशों में हैं मान के चलो, पर फिर भी वो भारत की घरेलू सीमा में आ रहे हैं। उसमें ये चीजें हैं जो मैंने आपको 3 लिस्ट बनाई है। तो उसमें कंपनी का नाम तो नहीं था। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय, तो कंपनी का नाम तो नहीं था इसके अंदर। तो भारत के अंदर अगर माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय तो भारत की ही घरेलू सीमा के अंदर है, कोई एम्बेसीज वगैरह थोड़ी ना है ये। भारत में जापान की कंपनी, इंडिया में अगर कोई जापान की कंपनी है वो भी भारत की घरेलू सीमा में। बताओ जापान की एम्बेसी तो नहीं है, जापान का कोई हवाई जहाज थोड़ी ना है ये। भारत में विदेशी बैंक की शाखा, भारत में विदेशी बैंक की शाखा, ये भी भारत की घरेलू सीमा के अंदर आएगा। जापान में भारतीय दूतावास, अब यहां पे चेक करो, जापान के अंदर है इंडिया का दूतावास, तो ये हमारे देश की घरेलू सीमा में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत में रूसी दूतावास, भारत में रूस का दूतावास यानी रूस की एम्बेसीज इंडिया के अंदर है तो वो रूस की घरेलू सीमा में आएगी, इंडिया की घरेलू सीमा में नहीं आएगी। तो मैंने आपको आज समझा दिया कि अब देखो एग्जाम के अंदर वो ऐसे ही पूछता है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देगा, आप बुक के अंदर जितने एग्जाम्पल्स पढ़ोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भारत की घरेलू सीमा का मतलब मैंने आपको समझाया। सामान्य घरेलू सीमा का मतलब होता है जो हमारे मैप के अंदर दिखता है, इसके अलावा जो 12 न्यूटिकल्स वाटर होता है ये हमारे देश की घरेलू सीमा होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर, राष्ट्रीय आय के अंदर कुछ चीजें जो देश के अंदर नहीं होती फिर भी वो हमारे देश की घरेलू सीमा में मानी जाती है, और कुछ चीजें जो देश के अंदर होती है फिर भी वो देश की घरेलू सीमा का पार्ट नहीं मानी जाती है। वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल होंगे आपकी बुक्स के अंदर, आप प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ये चीज देश की घरेलू सीमा में आएगा या नहीं आएगा। ये जो 3 चीजें हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रख लेना। तो यहां पर हमारा घरेलू सीमा खत्म हो जाता है बच्चों।